हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है जगजीवन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉरियर जोन में। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको लगेगा ये हाफ पैसे पहले क्यों लिखा हुआ है, हाफ ब्लैंक क्यों है। तो मैं उनको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये हाफ पोर्शन हमारा जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें पूरा किया था। आज जो नेक्स्ट हाफ पोर्शन है वो आज हम फिल करेंगे। ठीक है, ये चल क्या रहा है, चल रहा है हमारे पास टेंसेस। तो जो टेंसेस मैंने आपको बड़े इजी तरीके से करवाए थे, मैंने कहा था कि सिर्फ 5 रूल्स होंगे जिसकी वजह से हम सारे के सारे सेंटेंस बनाएंगे और सिर्फ सेंटेंसेस ही नहीं बनाएंगे, उनके एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म्स लिखेंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमने एक्टिव पैसिव दोनों फॉर्म्स को लिखा हुआ है। तो जो बच्चे तो पुराने जुड़े हुए हैं, वेलकम बैक। ठीक, आपको पता है कि हमने ये यहाँ तक हमने पोर्शन पूरा कर लिया है। लेकिन जो बच्चे आज नए जुड़े हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले आप इसका जो प्रीवियस वर्जन है वो ज़रूर देख लो, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तभी जो मैं जिस मेथड से मैं करवा रहा हूँ, देखो मैं ट्रेडिशनल मेथड से ये नहीं करवा रहा। जो नए बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ये आपको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करवा रहा। ये तो आपने जो मैं एक नया मेथड लेके आया था, एक इजी मेथड लेके आया था, एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया था मैं इसको करने के लिए, तो वो आपको तभी समझ आएगी जब आप प्रीवियस में जाओगे। अब तो हमने सिर्फ वो चीज़ें फिल ही करनी है। तो ज़्यादा अगर आपने डीपली इस चीज़ को समझना है कि कोई चीज़ कैसे बन रही है, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, पैसिव्स कैसे बनाए जाते हैं, ये बी कहाँ से आ जाता है, बीइंग कहाँ से आ जाता है, तो इसके लिए आपने पहले वाली जो वीडियो है उसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हमने बात क्या की थी कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हो, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हो तो सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, ये कह लो सेंटेंस का रूल क्या होता है। हमें पता है कि सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द वर्ब, कि उस सेंटेंस में वर्ब कौन सी आ रही है। अगर आप इस बात को समझ लेते हो कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी आ रही है तो फिर इसके अलावा फिर आपके पास बाकी कुछ नहीं बनता सेंटेंस में समझने के लिए। आप जल्दी जल्दी अपने सारे सेंटेंसेस को बना लोगे। हमने रूल्स की बात की थी कि प्रेजेंट में क्या होता है, हमेशा V1 लगाई जाती है। पास्ट में क्या चलता है, हमेशा V2 लिखा जाता है। और फ्यूचर में V1 तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है, विल शैल, क्योंकि अकेला V1 तो इसके साथ क्लैश कर जाएगा, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो प्रेजेंट का सेंटेंस है कि फ्यूचर का। इसीलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या लिखा था साथ में, विल शैल। तो प्रेजेंट में क्या होता है, V1, पास्ट में क्या होता है, V2, फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल प्लस V1। इंडेफिनेट की अगर हम रूल की बात करें तो हमने बात की थी कि इंडेफिनेट का कभी भी कोई रूल नहीं होता, इसीलिए इसको हमने सेकंड नाम क्या दिया था, सिंपल प्रेजेंट। चाहे आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनेट कह लो, चाहे आप इसे सिंपल प्रेजेंट कह लो, दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि ये सिंपल है, इंडेफिनेट का अपना कोई रूल है ही नहीं। फिर हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यू की। तो कॉन्टिन्यू का रूल क्या होता है, मैंने कहा था कि इज एम आर V1 प्लस नहीं होता। कॉन्टिन्यू, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यू का रूल क्या होता है, देखो इज एम आर के बिना भी कॉन्टिन्यू सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन ING के बिना कॉन्टिन्यू सेंटेंस नहीं बन जाता। कोई भी किसी भी तरह का अगर वो कॉन्टिन्यू सेंटेंस है तो उसमें क्या आना जरूरी है, उसमें V1 प्लस ING का आना जरूरी है। तो यानी कि कॉन्टिन्यू का रूल क्या हो गया, V1 प्लस ING। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परफेक्ट, जो हमने आज करना है। परफेक्ट का रूल क्या होता है, V3। परफेक्ट हमेशा, परफेक्ट जब भी कोई भी किसी भी तरह का अगर आप परफेक्ट सेंटेंस बना रहे हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, इज इट पॉसिबल कि वो बिना V3 के बन जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि हमारा परफेक्ट सेंटेंस बिना V3 के बन जाए। ठीक है, तो हमेशा परफेक्ट सेंटेंस में क्या आएगा, V3। परफेक्ट कॉन्टिन्यू में क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यू हमने बात की थी। देखो हमें पता है कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यू ये कोई नया सेंटेंस नहीं है, ये पुराने वाले ही 2 सेंटेंसेस हैं। तो हमने परफेक्ट के लिए V3 लिख देना होता है और हमने कॉन्टिन्यू के लिए क्या लिख देना होता है, V1 प्लस ING लिख देना होता है। इतनी सी तो बात है। ठीक, तो चलिए फिर अब हम देखते हैं हमारे आज के इस लेक्चर में प्रेजेंट के एक्टिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू के जो एक्टिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला सेंटेंस बनाने से, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या करना है, देखो सब्जेक्ट हमारे पास है, ऑब्जेक्ट हमारे पास है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा सेम ही चल रहा है, ठीक है जी, सही चल रहा है, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब अगर जो बच्चे भूल रहे हैं उनको बता दूं कि हमने बीच में क्या लिखना होता है, जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं
उसमें जो वर्ब अप्लाई होती है बस वही लिखना है। हमने क्या कौन सा सेंटेंस बनाना है? प्रेजेंट, तो V1 लिख दिया। आगे क्या बनाना हमने? परफेक्ट बनाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये बन गया सेंटेंस। बड़ी सिंपल चीज़ है। अगर मान लो आपको एग्जामिनर ये कहता है कि ऐसा करो यहाँ पे ना, नहीं यार ये मुझे पास्ट परफेक्ट बना के दिखाओ, पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे V2 लिख दो, पास्ट परफेक्ट बन गया। वो कह रहा नहीं ऐसा करो पास्ट कॉन्टिन्यू बनाओ। अच्छा पास्ट तो है ही, कॉन्टिन्यू बनाना है, यहाँ पे ING फॉर्म लिख देना। वो कह रहा नहीं यार पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू बना के दिखाओ। अच्छा पास्ट भी है कॉन्टिन्यू भी है, बीच में परफेक्ट लगाना है, तो यहाँ पे एक और बीच में V3 फॉर्म घुसा दो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू बन गया। तो मतलब क्या हुआ कि हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है टेंसेस को, हमने रूल्स को याद किया हुआ है। जो हमें रूल जो कह रहे हैं, जो सेंटेंस का नाम है वही तो सेंटेंस का रूल है। नाम तो हमने रट्टे मारे हुए हैं, ठीक है, तो जो सेंटेंस का नाम है वही सेंटेंस का रूल है। तो हमने यहाँ पे बात क्या की थी कि हमने भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाना है, तो ये लो एक V1 लगा दो, एक V3 लगा दो, क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ी सी बात फिर पीछे वाली, कितनी वर्ब्स चाहिए हमें यहाँ पे? हमें यहाँ पे चाहिए 2 वर्ब्स। हमारे पास कितनी है? हमारे पास तो एक ही है, तो अब एक कहाँ से लेके आएंगे? हम कहते हैं सर हम हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। चलो ठीक है भाई, लास्ट टाइम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थी? बी। अब जरा देखते हैं कि क्या बी से गुजारा चलेगा अब हमारा। आई V1 V3 इंग्लिश, तो V3 जो हमारी मेन वर्ब है वो तो हमारे पास ऑलरेडी है टॉट। हमने बात की थी कि अगर V1 की हेल्प चाहिए ना तो है बी की हेल्प ले लो। बी की फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में, और बी वॉज बीन आ जाता है। ING चाहिए तो हमें बीइंग लेना पड़ता है। अच्छा अगर मान लो अब मैं यहाँ से हेल्प लेता हूँ क्योंकि आई के साथ तो एम आना है, आई एम टॉट इंग्लिश, क्या ये पैसिव बना? हम तो हैज़ हैव नहीं लगाते होते। अब ये हैज़ हैव कहाँ से आ गया? हर बार हमारी जो हेल्पिंग वर्ब चल रही थी वो तो बी से चल रही थी। इस बार ऐसा क्या हो गया कि जो हमें हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ हैड लेनी पड़ी। और हैज़ की एक फॉर्म क्या होती है? हैव, हैज़, हैव, हैज़ हैड या फिर हैव हैड। ये है हमारी V1 फॉर्म, ये है हमारी V2 फॉर्म, ये है हमारी V3 फॉर्म। इस बार हमने बी से हेल्प क्यों नहीं ली? ठीक है, हमें पता सर यहाँ पे ना इज़-एम-आर नहीं आता जी, यहाँ पे तो हैव आएगा क्योंकि ये V1 है तो आई के साथ हैज़ आएगा कि हैव? हम सबको पता है कि आई के साथ हैव आता है। लेकिन क्यों बी क्यों नहीं आया या एम क्यों नहीं आ गया? अब देखो इस चीज़ हमें नई हेल्पिंग वर्ब क्यों लेनी पड़ी? हम एक ही हेल्पिंग वर्ब को हर जगह पे क्यों नहीं चला सकते? इन दोनों में भी तो हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब चल रही थी ना। अब एक चीज़ को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हुआ? V1 V3, यहाँ पे भी क्या हुआ? V1 V3। अब ये जो फॉर्मेट है ना V1 और V3 का, ये पैसिव फॉर्म में आ रहा था। अगर आप इज़-एम-आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, हमें पता है कि जब भी हम इज़-एम-आर के साथ या वाज़-वर के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो तो पैसिव बन जाता है। अब हुआ क्या, जब हमने यहाँ पे फिर वही चीज़ देखी कि हमें V1 चाहिए, V3 चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर इज़-एम-आर लगा देता तो ये तो हमारे पास पहले ही फॉर्म पड़ा हुआ है कि ये तो पैसिव होता है। तो लोगों ने क्या करना था, इसको तो पैसिव समझ लेना था कि भाई ये तो पैसिव बन गया, इज़-एम-आर के साथ थर्ड फॉर्म आ गई। तो क्योंकि वो सेम रूल चल पड़ा था यहाँ पे, तो हमें कुछ तो चेंज करना पड़ना था ना। तो उस कुछ तो चेंज करने के चक्कर में हमें क्या चेंज करना पड़ा? हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि बाकी तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते थे। जो मेन वर्ब है वो तो मेन ही रहनी है, उसको अगर उसी को चेंज कर दिया फिर तो काम कैसे चलेगा? तो मेन वर्ब तो मेन जगह पे ही रहेगी, उसको नहीं चेंज किया जा सकता। तो हमने हेल्पिंग वर्ब जो हम पहले बी यूज़ किया करते थे, इस बार हमने क्या यूज़ कर ली? हैज़ हैव यूज़ कर ली। बात समझ आई? तो अब क्या हुआ, हमें फिर यहाँ पे इस यहाँ से हेल्प लेने की बजाय इस बार हम जो हेल्प लेंगे वो कहाँ से लेंगे? हैज़ हैव से। तो आई हैव टॉट इंग्लिश, सेंटेंस कौन सा बन गया? सब्जेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो हम नाम वैसे भी नहीं लेते, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस हमारा पूरा हो गया। इतनी सी तो बात थी, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कंप्लीट है जी हमारा। आगे बात करते हैं। फिर से हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ तक तो सिंपल ही है बात, सब्जेक्ट आप जो मर्जी लिख लो, ऑब्जेक्ट आप जो मर्जी लिख लो, ठीक है। तो अब क्या हुआ? आई डैश इंग्लिश, सेंटेंस कौन सा बनाना है हमने? पास्ट। तो पास्ट के लिए क्या आएगा? V2। ऊपर से क्या लिखना है हमने? परफेक्ट। परफेक्ट के लिए क्या आएगा?
V3। यानी कि अगर आप ये दो ब्लैंक्स को फिल कर दो तो आपके पास जो आने वाला सेंटेंस है वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो परफेक्ट के लिए V3 हमें पता है कि हमारे पास जो मेन वर्ब है लास्ट में तो वही लगेगी। V2 की हेल्प चाहिए। V2 की हेल्प कहाँ से लेनी है, हैड से। यहाँ पे हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो हमने हैड ही लिखना है। तो आई के साथ आ गया यहाँ पे हैड, आई हैड टॉट, क्योंकि V3 फॉर्म क्या होती है, टॉट। सो आई हैड टॉट इंग्लिश। सेंटेंस कौन सा बन गया, ये हमारा ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट। आई हैड टॉट इंग्लिश, तो ये हमारा बन गया पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी सब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सेंटेंस कौन सा चाहिए हमें, हमें चाहिए यहाँ पे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो कितनी आसानी से हमारे सेंटेंसेस बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है 5 मिनट भी नहीं हुए और हमने ये तीनों सेंटेंस बना भी दिए, ठीक है ना। यही बात होती है जब आप किसी भी चीज़ को समझ कर करते हो ना, बिना रट्टे मारे करते हो, आप उसको समझने लग जाते हो। जैसी वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, तो फिर टाइम नहीं लगता। चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, अगर आप किसी भी चीज़ के कंसेप्ट को समझ के कर रहे हो, मेन बात होती है कि उसका बेसिक समझ लो, वो बनाया ही कैसे गया है, वो सेंटेंस कहाँ से बना, कैसे बना, उसके रूल क्या है। अगर वो समझ आ गए तो पेपर कभी टफ नहीं रह जाता। लेकिन जब हमें रूल नहीं आते होते ना, जब हमें उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं आता होता, फिर हम फंस जाते हैं। हमें लगता है यार रूल नहीं आते, सब बेसिक कंसेप्ट नहीं आता, पता नहीं ऐसा कहाँ से आ गया। जब आधी अधूरी जानकारी हो जाती है, या हम कुछ चल छोड़ यार हमें क्या लेना, कहाँ से भी आ गया होगा, रट्टा मारो। आज तक देखो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, ये बी कहाँ से आता है। आपको लास्ट टाइम ये क्लियर हुआ कि बी क्यों आया, क्योंकि बी के बिना रूल नहीं पूरा हो रहा था। हमने फ्यूचर बनाना था, हमें पता है फ्यूचर का रूल विल शैल प्लस V1 है, तो कोई ना कोई तो V1 लगाना पड़ना था ना। अब आज तक हम बचपन से लेकर आज तक क्या करते हैं, दफे करो यार, कोई बात नहीं, रहने दो, हम कोई बात नहीं, रट्टा मार लो। रट्टा नहीं मारना, समझ कर करो और आसानी से सारा काम हो जाएगा। तो चलो अब हमने यहाँ पे बनाना है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, आई के साथ शैल। क्या फ्यूचर पूरा हो गया, नहीं पूरा हुआ। अकेला विल शैल तो फ्यूचर पूरा होता ही नहीं है। हमें चाहिए V1 साथ में, तो विल शैल के बाद हमेशा क्या आता है, हैव। ये नोटेबल चीज़ है, चाहे तो विल है चाहे शैल है, उसके बाद हमेशा हैव लिखा जाता है। मान लो अगर मैं यहाँ पे ही भी लिख देता हूँ ना, ही, तो ही के साथ हम विल लिखेंगे, लेकिन आगे हैज़ नहीं लिख देना। कई बार ना बच्चे गलती कर देते हैं कि सर ही के साथ हैज़ आता है। वो तब आता है जब यहाँ पे विल शैल ना हो। अगर हमने ही के लिए ऑलरेडी विल लिख दिया है ना, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव। ठीक है, चाहे आई लिखा हो, ही लिखा हो, शी लिखा हो, दे लिखा हो, जब भी विल शैल आ जाएगा तो विल शैल के बाद हमेशा हैव लिखा जाता है। सो आई शैल हैव, फ्यूचर पूरा हो गया, विल शैल प्लस V1, फ्यूचर पूरा है जी। हमने लिखाना है परफेक्ट, वो आ गया टॉट। आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, सेंटेंस क्या बन गया हमारा, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो 10 मिनट लगे हैं, हमने ये सारा कुछ बना लिया है। आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। हमें प्रेजेंट भी चाहिए, हमें परफेक्ट भी चाहिए, हमें कंटिन्यू भी चाहिए। सब्जेक्ट है हमारे पास आई, ऑब्जेक्ट है हमारे पास इंग्लिश। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो फंडा क्लियर है हमारा, जो मर्जी सब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हमें चाहिए प्रेजेंट V1, हमें चाहिए परफेक्ट V3, हमें चाहिए कंटिन्यू V1 प्लस ING। तो टोटल हमें कितनी वर्ब्स चाहिए यहाँ पे, अब हमें टोटल कितनी वर्ब्स चाहिए, 3। अगर मुझे टोटल 3 वर्ब्स चाहिए होंगी, हमारे पास खुद की कितनी वर्ब्स हैं, 1। ये तो हमें सबको पता है कि हमारे पास खुद की कितनी वर्ब्स हैं, 1। वो कहाँ पे आएगी, वो तो लास्ट में आएगी ING वाली फॉर्म बन के। बाकी दो तो हमने हेल्प लेनी है। अब हेल्प कहाँ से लेनी है, इन दोनों से। क्यों, क्योंकि हमें पता है हम एक वर्ब को तो 2 बार लिख नहीं सकते। अगर यहाँ से एक ही वर्ब 2 बार लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो एक बार हेल्प यहाँ से लेंगे, एक बार हेल्प यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो अब क्या बना, आई हैव, हमने V1 की हेल्प कहाँ से ले ली, यहाँ से। अगर V1 की हेल्प यहाँ से ले ली तो V3 की हेल्प कहाँ से लेंगे, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हैव के बाद हैड लिख देता हूँ तो ये तो फिर सेम ही वर्ब हो जाएगी ना, आई हैव हैड, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, सो आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट पूरा हो गया। कंटिन्यू बनाना है, कंटिन्यू बनाना है तो हम क्या करेंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश।
आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। और इन सेंटेंसेस में एक और बात आती है कि इनके साथ लिखा जाता है सिंस या फिर फॉर। इनके साथ ये लिखना जरूरी होता है, वरना ये सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाता है। जब भी हम प्रेजेंट या कोई भी, नॉट ओनली प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इनके साथ सिंस या फॉर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये सिंस कब लिखा जाता है, फॉर कब लिखा जाता है, ये भी छोटी सी बात है, हम साथ ही समझ लेते हैं इस चीज़ को भी। पहले मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ। अब देखो, सिंस और फॉर आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर निश्चित टाइम है तो या अनिश्चित टाइम है। अब ये निश्चित अनिश्चित टाइम क्या होता है? जब हम निश्चित टाइम की बात करते हैं, हम कहते हैं जी जो फिक्स टाइम है। अब मान लो मैंने कहा मंडे, अब मंडे के साथ सिंस आएगा कि फॉर आएगा? आप कहोगे सर सिंस आएगा जी, मंडे तो निश्चित टाइम होता है। पर क्या मैंने ये बताया कि कौन सा मंडे? मैंने ये तो बताया ही नहीं। ठीक है ना। अब मान लो मैंने कहा कि भाई मैं ना मंडे से पढ़ा रहा हूँ। सर मैं तो जी मंडे से पढ़ा रहा हूँ, मेरी ना सैलरी दे दो मुझे। मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे सैलरी दे दो। कौन सा मंडे? ये तो पता ही नहीं चल पाया ना। सैलरी का सिस्टम, सैलरी का हिसाब कहाँ से होगा मेरा, जब मैंने यही नहीं बताया कौन सा संडे है वो। लेकिन इंग्लिश कहती है यहाँ पे तो सिंस आ जाएगा, ये तो फिक्स टाइम है। पर कैसे? हमने कभी भी निश्चित या अनिश्चित को लेके नहीं चलना। ठीक है, हमने किस चीज़ को लेके चलना है? देखो, आपने दो चीज़ें याद रखनी है। सिंस कब लगाया जाता है? सिंस लगाया जाता है स्टार्टिंग टाइम के लिए। आपने एस से एस को याद रखना है। सिंस का मतलब होता है स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, आपने क्या करना है? एस से एस को याद रखना है कि सिंस मैंने स्टार्टिंग टाइम। फॉर लगाया जाता है एंडिंग टाइम के लिए। आपने क्या करना है? ई और एफ का पेयर याद रखना है। सिंपली अगर आप एस एस को याद कर लोगे सिंस स्टार्टिंग, तो बाकी तो ऐसे ही पता चल जाएगा। अब ये स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम क्या होता है? देखो, जब भी आप कोई भी ऐसी बात कर रहे हो और आप वहाँ पे जो टाइम बता रहे हो वो है उस चीज़ को करने का स्टार्टिंग टाइम है वो। ठीक है, चाहे वो निश्चित है चाहे वो अनिश्चित है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो स्टार्टिंग टाइम है तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे सिंस, अगर वो एंडिंग टाइम है तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे फॉर। अब ये एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा था कि मैं ना मंडे से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा सर मेरा हिसाब कर दो जी, सैलरी दे दो, मैं मंडे से पढ़ा रहा हूँ। कौन सा मंडे मुझे नहीं पता, पर जिस दिन भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जिस दिन भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया उस दिन क्या था? उस दिन था मंडे। तो यानी कि मंडे क्या हुआ? मेरा स्टार्टिंग टाइम। तो मैं वहाँ पे फिर क्या यूज़ करूँगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। मैं मंडे से तो पढ़ा रहा हूँ। एक मैंने कहा सर ऐसा करो, मेरा ना हिसाब कर दो जी, मुझे आज 30 दिन हो गए पढ़ाते हुए। सर मुझे सैलरी दे दो, आज ना मुझे 30 दिन हो गए पढ़ाते हुए। अब 30 दिन हो गए पढ़ाते हुए, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 0 से। एक दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, आज करते करते 30 दिन हो गए। ठीक है, ये था हमारे पास 0 डे, फिर आज हो गए 30 डेज। तो मैंने कहा कि सर मुझे ना 30 दिन हो गए पढ़ाते हुए, मुझे सैलरी दे दो। तो ये जो 30 दिन है ये स्टार्टिंग टाइम है कि एंडिंग टाइम है? अब ये तो एंडिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 से हुई थी, फिर 1 दिन 2 दिन करते करते आज 30 दिन हो गए, तो ये तो एंडिंग है। तो अगर एंडिंग है तो हम क्या लगाएंगे? फॉर। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 30 डेज। एंडिंग टाइम आ गया तो वो क्या आ गया? फॉर 30 डेज। अब मान लो जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कह रहे हो कि सर हमने ना 4 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं जी। सर हम ना 4 बजे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो कौन से? आज के 4 बजे या सुबह के 4 बजे, रात के 4 बजे, या फिर आप कल के 4 बजे से पढ़ रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपका वो स्टार्टिंग टाइम है, निश्चित नहीं है वो, पर आपने पढ़ना कब स्टार्ट किया? 4 बजे से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सिंस 4 o'clock। लेकिन एक मैं कह रहा हूँ मुझे पढ़ते हुए ना 4 घंटे हो गए हैं। एक मैंने कहा था कि मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, एक मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे पढ़ते हुए 4 घंटे हो चुके हैं। यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ था, फिर 1 घंटा हुआ, 2 घंटे, 3 घंटे, अब करते करते 4 घंटे हो गए। तो अब क्या आ गया? आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 4 hours। एक था सिंस 4 o'clock, 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, वो स्टार्टिंग टाइम है, और 4 घंटे हो चुके हैं, वो क्या आ गया? फॉर 4 o'clock। तो मुझे अब उम्मीद लग रही है कि आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। हम आगे जब एग्जाम्पल करेंगे तो और भी करेंगे। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनने जा रहा है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी सब्जेक्ट, लास्ट में हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है? बनाना क्या है? बनाना है हमने पास्ट, फिर परफेक्ट, फिर कंटिन्यू। सिंपल सी बात है,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। 3 वर्ब्स पूरी करनी है, एक हमारे पास है, 2 कहाँ से पूरी करेंगे, हेल्प लेके, किसकी, हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पे हैव लगा है, V1 है, V1 का V2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड, सिंपल सी बात है, आई हैड। V3 तो सेम ही है, बीन लगा दो फिर से, आई हैड बीन। ING फॉर्म भी सेम ही रहने वाली है, यहाँ पे सेम ही लिख दो, टीचिंग। सेंटेंस क्या बन गया हमारा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। क्या सेंटेंस पूरा हो गया, नहीं। सेंटेंस कब पूरा होगा, जब साथ में लगाएंगे हम सिंस या फिर फॉर। तो अब आप मुझे बताओ, सिंस या फॉर, जब मान लो मैंने कहा कि जी 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 4 o'clock, 4 o'clock के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस। लेकिन एक मैंने कहा कि मैं 4 hours से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या जाएगा, फॉर 4 hours। उसी तरह मैंने कहा कि मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस मंडे। एक मैंने कहा कि मैं 3 दिनों से पढ़ रहा हूँ, फॉर 3 days। एक मैंने कहा कि मैं तो इवनिंग से पढ़ रहा हूँ, इवनिंग, तो सिंस इवनिंग। एक मैंने कहा कि मैं 15 मिनटों से पढ़ रहा हूँ, 15 मिनट से पढ़ रहा हूँ, तो स्टार्ट तो 0 मिनट से किया था, 1 2 3 करते करते 15 मिनट्स हो गए, तो 15 minutes। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं जून से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो जून, दैट इज अ सिंस, जून स्टार्टिंग टाइम है, मुझे 10 महीने हो गए पढ़ते हुए, इस तैयारी करते हुए, तो सिंस नहीं, फॉर, क्योंकि 10 महीने हो गए हैं, तो दैट इज एंडिंग टाइम, फॉर 10 months। बात समझ आ रही है अब, ज़्यादा और भी क्लियर हो रहा है ना। ओके, लास्ट हमारा जो सेंटेंस बचता है वो कर लेते हैं। लास्ट सेंटेंस है जी हमारा, इधर से आएगा फ्यूचर, इधर से आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यू। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के एंड पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। चलो, इतनी तो बात होगी। अब हमने क्या करना है, फ्यूचर पूरा करना है। फ्यूचर कैसे पूरा होगा, विल शैल प्लस V1 लिख के। एक तो विल शैल लिखना पड़ेगा, एक हमें V1 लिखना पड़ेगा। चलो लिख ही देते हैं। आई के साथ विल और शैल में से क्या आएगा, शैल, ये तो हमें पता ही है। V1 पूरा करना है, तो V1 वाला ये रहा ऑप्शन हमारा, आई शैल हैव। फ्यूचर पूरा हो गया हमारा। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में क्या आएगा, बीन। अब देखो यहाँ पे हमारी वो कंडीशन भी पूरी हो रही है कि हैज़ हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वो कंडीशन भी पूरी होगी ना। यहाँ पे वो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अगर हैव लिख भी देते तो इसके बाद तो हमने ING लिखा था, तो ING थोड़ा ना आ सकता है, हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे वो कंडीशन भी पूरी है, इसलिए ये सेंटेंस सही चल रहा है हमारा। सो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, तो कॉन्टिन्यू हमारे पास हमें पता ही है कि जो हमारी मेन वर्ब है, टीचिंग यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। तो चलो जी, क्या बन गया, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, साथ में क्या आएगा, सिंस या फिर फॉर। ठीक है, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, साथ में क्या गया, सिंस या फॉर। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करवाता हूँ। देखो, अगर तो हमें लिखा जाता है कि मैं ना 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो 4 सालों से क्या आएगा, सिंस 4 years के फॉर 4 years। द राइट आंसर इज फॉर 4 years। क्यों, 4 साल कहाँ से हुए, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4, तो ये जो 4 years हैं ये है हमारा एंडिंग टाइम। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, फॉर 4 years। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें लिख देते हैं मैं ना पिछले 4 सालों से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 4 सालों से, यानी कि सिंस लास्ट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर कभी भी एंडिंग टाइम के साथ, अगर कभी भी एंडिंग टाइम के साथ लास्ट वर्ड लिखा आ गया, तो फिर हम उसके साथ फॉर नहीं लिखते, लास्ट 4 years। अगर तो अकेला 4 years था तो हम लिखेंगे फॉर, अगर लास्ट लिखा हुआ आ जाता है तो लास्ट के साथ चाहे वो 4 years ही क्यों ना हो, हम क्या लिखते हैं, सिंस। सिंस लास्ट 4 years। बात समझ आई। तो यहाँ तक हमारे ये जो 6 सेंटेंसेस थे, 6 हमने पहले लेक्चर में किए थे, 6 आज के लेक्चर में हमने किए हैं। अभी तक हमने इनके एक्टिव सेंटेंसेस बनाए हैं, ये अभी लेक्चर पूरा नहीं हुआ हमारा, अभी तक तो हमने इसके क्या किया है, एक्टिव सेंटेंसेस। अब हमने नेक्स्ट क्या बनाना है, पैसिव सेंटेंसेस, है ना। पैसिव सेंटेंस मैंने आपको लास्ट टाइम क्या सिखाया था, एक बार फिर बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है हमारा एक्टिव सेंटेंस। पैसिव कैसे बनाया जाता है, इस ऑब्जेक्ट को आगे लिखा जाता है, इस सब्जेक्ट को पीछे लिखा जाता है, और ये जो रूल होता है यहाँ पे जितना भी, ये एज इट इज़ आएगा प्लस एक एक्स्ट्रा V3 आएगी।
यही रूल था कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। ये तो बचपन की बातें हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्ब का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, 2 वर्ब्स हैं, 3 वर्ब्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे लिखनी है, प्लस एक एक्स्ट्रा V3 लगानी है। एक्स्ट्रा V3 क्यों लगाई जाती है? क्योंकि हमें पता है कि पैसिव का रूल क्या होता है, एक्स्ट्रा V3। जैसे यहाँ पे देखो V1 की जगह V1 आया, V1 प्लस ING की जगह V1 प्लस ING, और एक्स्ट्रा V3 किसके लिए लगाई? पैसिव के लिए। जो इंग्लिश लास्ट में था वो पहले आ गया, आई स्टार्टिंग में था, अब आई एंड पे जाके क्या हो गया? बाय मी हो गया। हम क्योंकि आई को तो डायरेक्ट एंड पे ना लिख सकते, तो वो तो बाय मी होगा, ये भी कॉमन बात है। तो चलिए फिर अब हम बनाते हैं इसके पैसिव्स। ओके, तो सबसे पहले जो हम पैसिव बनाने जा रहे हैं वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। क्या बनेगा पैसिव? प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, यानी कि प्रेजेंट भी रहेगा, परफेक्ट भी रहेगा, और साथ ही साथ वो पैसिव भी होगा। लेकिन उससे सबसे पहले क्या आएगा? इंग्लिश स्टार्टिंग में आ जाएगा। प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट, परफेक्ट के लिए परफेक्ट, पैसिव के लिए एक्स्ट्रा V3। अब यहाँ पे 2 बार V3 आएगी, हम लगाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव, लास्ट में क्या आ गया? बाय मी। 3 हेल्पिंग, हमें 3 वर्ब चाहिए टोटल। हमारे पास कितनी है? अपनी वर्ब एक ही है, मेन वर्ब तो हमेशा एक होती है। 2 बार हमने हेल्प लेनी है, ठीक है। 2 बार अगर हमने हेल्प लेनी है तो एक बार तो मैंने क्या लिख दिया? इंग्लिश हैज़, ठीक है। पहली हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ से ली थी, वो हैज़ वाले में से। दूसरी बार हेल्पिंग वर्ब हम बी वाले से लेंगे, तो इंग्लिश हैज़। अब बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। इंग्लिश हैज़ बीन, यहाँ तक बात समझ आ रही है? इंग्लिश हैज़ बीन टॉट, क्योंकि V3 है तो टॉट ही रह जाएगा। इंग्लिश हैज़ बीन टॉट बाय मी। क्या बन गया? ये पैसिव बन गया। किसका पैसिव बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव। सारे रूल अप्लाई हो गए, सब कुछ सही चल रहा है, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो राइट आंसर इज, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव सेंटेंस। आगे देख लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई हैड टॉट इंग्लिश। आई हैड टॉट इंग्लिश। तो हमने क्या किया? इंग्लिश को आगे लिख दिया। जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो आगे आ गया, जो सब्जेक्ट है वो पीछे जाएगा, और पीछे जाके वो क्या बन जाएगा? बाय मी। V2 की जगह पे हमें क्या चाहिए? V2। इस V3 की जगह पे क्या चाहिए? V3। एक एक्स्ट्रा V3 चाहिए, किस लिए? पैसिव बनाने के लिए। तभी तो हमारा सेंटेंस बन पाएगा पास्ट परफेक्ट पैसिव। तो पास्ट तो हमारे पास है, हैड। परफेक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक और हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी? बीन की। आई हैड बीन। अब क्या चाहिए? पैसिव वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हमारे पास हमारी जो मेन वर्ब है वो पड़ी हुई है। सो इंग्लिश हैड बीन टॉट। इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी। इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी। बात समझ आ गई? चलो लास्ट इसका वाला बनाते हैं। लास्ट है जी हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट। हमने क्या बनाना है? फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। देखिए जरा बनता भी है कि नहीं बनता। ये तो नहीं बना था, क्या ये बन जाएगा? अब इसको देख के मत कहना सर ये नहीं बना तो ये भी नहीं बनना, शायद बन जाए। चलो चेक करते हैं हम। हमने रूल अप्लाई करना है ना, कुछ क्या करना है, या तो हमने फंडा तो कोई करना ही नहीं, हमने रूल अप्लाई करना है। रूल सही अप्लाई हो गया तो बन जाएगा, नहीं रूल सही अप्लाई हुआ तो भाई नहीं बनेगा। चलो देखते हैं फिर। इंग्लिश स्टार्टिंग में आ गया हमारा, फ्यूचर की जगह फ्यूचर आएगा, पैसिव की जगह परफेक्ट की जगह परफेक्ट, पैसिव के लिए एक्स्ट्रा V3, और यहाँ पे आ गया हमारे पास बाय मी। ये तो कॉमन बात है। फ्यूचर कैसे बनेगा? विल शेल प्लस V1 लगा के। तो देखें ज़रा, इंग्लिश के साथ विल आएगा कि शेल? इंग्लिश विल आएगा। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म भी तो लगानी है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म क्या लगाएंगे हम? हैव लगाएंगे। इंग्लिश विल हैव, फ्यूचर पूरा हो गया। अब हमें क्या पूरा करना है? परफेक्ट। परफेक्ट कैसे पूरा करते आ रहे हैं हम? बीन लगा के। इंग्लिश विल हैव बीन, फ्यूचर के साथ साथ परफेक्ट भी पूरा हो गया हमारा, और हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, वो रूल भी पूरा हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट यहाँ तक तो पूरा है। क्या पैसिव है? अब देखो पैसिव के लिए फिर से क्या चाहिए? V3। अभी जो हमारे पास एक मेन वर्ब है वो हमने बचा के रखी हुई है, तो मेन वर्ब हम यहाँ पे लिखा देते हैं, इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी। इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमारे सारे जो पैसिव फॉर्म्स हैं
किसकी, परफेक्ट सेंटेंसेस की, चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो। इनके हमने एक्टिव्स भी बना लिए, इनके हमने पैसिव्स भी बना लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या हम परफेक्ट कॉन्टिन्यू के पैसिव्स बना सकते हैं, हाँ और ना? ठीक है, क्या हम कब किसी भी, चाहे फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो या फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो या वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, क्या उसके पैसिव्स बनाए जा सकते हैं, हाँ या ना? अब आपको कोई सर बना ही सकते हैं, कोई क्यों नहीं बना सकते? अब रियलिटी ये है कि कभी भी जो परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंसेस हैं उनके पैसिव्स नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? एक तो देखो मैं बेसिक बात बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 वर्ब्स लगी हुई हैं हमारे एक्टिव सेंटेंसेस में। हमें एक्टिव सेंटेंस पूरा करने के लिए यहाँ पे 3 वर्ब्स चाहिए थी। अगर मैंने इसको पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 वर्ब्स तो लगानी पड़ेंगी, एक एक्स्ट्रा पैसिव के लिए भी वर्ब लगानी पड़ेगी। तो टोटल हमें कितनी वर्ब्स चाहिए, 4। हमारे पास अपनी मेन वर्ब कितनी है, 1। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 2। कुल मिला के कितनी होगी, 3। हमें चाहिए कितनी, 4। हमारे पास कुल 3 वर्ब्स हैं, लेकिन पैसिव बनाने के लिए हमें 4 वर्ब्स चाहिए। क्या हम एक ही वर्ब को 2 बार यूज कर सकते हैं? नहीं, ये भी हमें फंडा पता है कि टीचिंग यहाँ पे नहीं आया था। हम एक ही वर्ब को 2 बार अप्लाई नहीं कर सकते। अब टोटल 4 वर्ब्स चाहिए हमारे पास, जैसे तैसे करके 3 वर्ब्स तो हैं, 4 नहीं है। तो यानी कि इसका जो पैसिव फॉर्म है वो नहीं बनेगा। ठीक है, कि बन जाएगा, शक है कोई? ओके, चलो अगर मन में चल रहा है नहीं सर बना के देख लेते हैं, तो चलो फिर हम बना के देखते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है, हमें टोटल 4 वर्ब चाहिए होंगी। लेकिन फिर भी शक को दूर कर लेते हैं, हम माइंड में अपने कुछ नहीं रखेंगे, यार पता नहीं क्या पता बन ही जाता, सर ने बनाया ही नहीं। तो एक बार बना के देख लेते हैं कि बनेगा, वाकई बनेगा कि नहीं बनेगा, देखते हैं। अब देखो रूल वही चलना है, इंग्लिश को पहले लिख लो, ठीक है, लास्ट में बाय मी लिख लो, क्योंकि हमें पता ही है ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया पीछे। V1 की जगह V1 लिखो, V3 की जगह V3 लिखो, V1 प्लस ING, V1 प्लस ING और एक एक्स्ट्रा V3 लिख लो फॉर पैसिव। टोटल हमें चाहिए 4 वर्ब्स। हमारे पास जो मेन वर्ब है वो तो यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगी। हमारी मेन वर्ब थी टीच, उसकी V3 फॉर्म क्या होती है, टॉट। चलो हमारे वाली मेन वर्ब तो लग गई। ING फॉर्म चाहिए, वहाँ पे हमने लिख दिया बीइंग। अब V3 की हेल्प चाहिए, तो V3 की हेल्प कहाँ से मिलती होती है हमें, बीन से। V1 की हेल्प हमें कहाँ से मिलेगी, हैज़ हैव से। तो ये क्या बन गया, इंग्लिश हैज़ बीन बीइंग टॉट बाय मी। क्या अब बताओ मैं बीन और बीइंग एक ही सेंटेंस में 2 बार लिख सकता हूँ? क्योंकि तो सेम वर्ब मान ली जाएगी ना, बी और बी। क्या मैं एक ही सेंटेंस में 2 बार ऐसे अगर एक इज होता है, इज एम आर होता है, एक बीइंग होता है, तो ये मैं लिख सकता था, इज अलग से हुई, बीइंग अलग से हुई, ये तो मैं लिख सकता था। लेकिन मैं बी बीइंग एक साथ नहीं लिख सकता, बी बीन एक साथ नहीं लिख सकता, बीन बीइंग एक साथ नहीं लिख सकता। अगर मैं बीन को हटा देता हूँ तो पैसिव पूरा नहीं होगा। ठीक है, चलो अगर मान लो मैंने बीन को हटा के यहाँ पे हैड लिख दिया, अब इसके साथ तो वो मैच नहीं करेगा, लेकिन अब क्या हुआ, हैज़ और हैड सेम हो गया, एक ही वर्ब को 2 बार लिख दिया, तो अब मैं ये ऐसा नहीं लिख सकता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैं हैज़ हैड एक साथ नहीं लिख सकता। अब आप कहोगे सर नहीं लिख सकते हैं जी, कई बार सेंटेंस में लिखा होता है। वो क्या चीज़ होती है वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे मुझे दोनों हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो दोनों बार जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो सेम हैज़ हैड नहीं हो सकती। अगर एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो हम एक दोनों में, एक में यहाँ पे हैज़ हैव, यहाँ पे हैड लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, एक बार पहले ये समझ लो। तो यहाँ पे मैं हैज़ हैड एक साथ नहीं लिख सकता। अगर मैं बीन लिखता हूँ, हैज़ को यहाँ पे हैड चेंज करने के चक्कर में मैंने बीन लिखा, लेकिन वो बीन किसके साथ मैच कर गया, वो बीन के साथ मैच कर गया। यानी कि अल्टीमेटली हम इसका पैसिव नहीं बना सकते। समझा ये बात? अगर हम इसका पैसिव नहीं बना सकते, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव नहीं बना सकता, तो क्या मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव बना सकता हूँ? हमारा आंसर क्या होगा, नहीं सर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर इसका नहीं बना तो इसका भी नहीं बनना। अगर इसका नहीं बना तो क्या मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का पैसिव बना सकता हूँ? ऑब्वियस है नहीं, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे भी 3 है, पैसिव बनाने के लिए कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो यानी कि इन तीनों का पैसिव नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे वही दोबारा हमारा पुराने वाला रूल लिख देता हूँ,
सिंस कब यूज़ होता है? स्टार्टिंग टाइम के लिए, और फॉर कब यूज़ होता है? एंडिंग टाइम के लिए। ठीक है, तो अब कुल मिला के हमारे पास टोटल 12 सेंटेंसेस होते हैं। ये 12 हमारे पास एक्टिव के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव हमारे पास सिर्फ 8 ही रह जाते हैं। एक तो ये नहीं बन पाया था हमारे पास जो फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यू का पैसिव कभी नहीं बनता, और 3 जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यू होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके जो पैसिव फॉर्म्स हैं वो कभी नहीं बनती। तो यहाँ तक आपका ये पूरा चार्ट जो टेंसेस का है, टेंसेस प्लस एक्टिव पैसिव वॉइसेस। ठीक है, तो इसको आप एक बार दोबारा से गो थ्रू हो जाओ, फिर मैं ये वाइंड अप करता हूँ लेक्चर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पॉज करके एक बार सारे सेंटेंसेस आप गो थ्रू हो गए, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जाने से पहले, लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले, अभी भी हमने यहाँ पे रूल मैं आपको बता रहा था, वो 2 बार हैज़ हैव कैसे आ जाता है या हैड हैड कैसे आ जाता होता है। अब इसको मैं एक बार रब करने लगाऊँ। अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो ना, तो आप ऐसा करो, इस वीडियो को बैक करके थोड़ा सा पॉज करके इस सारे चार्ट को अपनी नोटबुक के ऊपर साथ ही उतार लो, ताकि आपको ये ज़िंदगी भर के लिए आपकी चीज़ है। देखो टेंसेज, ये सिर्फ ये नहीं कि जो टेंसेज हैं वो सिर्फ हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हमें टेंसेज हर बार चाहिए होते हैं। आप वैसे भी अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, छोटे बच्चे को पढ़ा भी रहे हो, आपका कोई कज़न है, आपके मोहल्ले में से कोई बच्चा है, घर में से कोई बच्चा है, तो टेंसेज तो बेसिक नीड होती है ना सबकी। तो ये टेंसेज आप इस तरीके से किसी को भी करवा सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एक ही सेंटेंस में हैज़ हैव 2 बार कैसे आ जाता है। एक चीज़ समझो, पहले ना हम बोला करते थे आई ईट। ठीक है, मान लो मैंने कहा कि जी आई ईट बर्गर। पुरानी इंग्लिश में हम ऐसा बोलते थे, यार आई ईट बर्गर, या आई एम ईटिंग बर्गर, आई एम हैविंग बर्गर, आई एम ईटिंग बर्गर। आजकल उसके बाद क्या हुआ, उसका नया ट्रेंड आ गया कि आई हैव बर्गर। हम क्या करने लगे, सॉरी, आई टेक बर्गर। हमने क्या किया कि ईट की जगह पे ना टेक लगाना शुरू कर दिया। मीनिंग सेम ही है, ईट भी खाना ही होता है, टेक भी खाना ही होता है। आई एम ईटिंग बर्गर, आई एम टेकिंग बर्गर। अब उसका भी एक नया वर्जन आ गया कि हम बोलने लगे आई हैव बर्गर। अब इस बर्गर की ये नहीं कि मेरे पास बर्गर है, इसका मतलब मैं बर्गर खा रहा हूँ। ईट इज इक्वल टू टेक इज इक्वल टू हैव। चाहे तो आप ईट लिख लो, चाहे आप टेक लिख लो, चाहे आप हैव लिख लो, तीनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर आप ईट वर्ड भी यूज़ कर रहे हो, आई एम ईटिंग बर्गर, आई एम टेकिंग बर्गर, आई एम हैविंग बर्गर, तो सारे सेम ही हैं। ईट इज इक्वल टू टेक इज इक्वल टू हैव। अब ईट की सेकंड फॉर्म अगर मुझे कहीं पे लगानी पड़ती है तो दैट इज एट। तो वो एट किसके इक्वल होगी, टेक की सेकंड फॉर्म, वहाँ पे फिर क्या लगेगी, टुक। अब मान लो मैंने कहा आई एट बर्गर, तो आई टुक बर्गर या फिर आई हैड बर्गर, मैंने बर्गर खाया। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट एट ईटन, तो टेक टुक टेकन, हैव हैड हैड। तो यानी कि यहाँ पे आप ईटन लिखना चाहोगे, वहाँ पे आप टेकन भी लिख सकते हो या वहाँ पे आप हैड भी लिख सकते हो। ठीक, अब मैंने एक सेंटेंस बनाया, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनाना था। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने ले लिए, तो मैंने क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव टेकन। अब हमें पता है कि जब भी हैज़ हैव आएगा उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। अब पहले चलो मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव ईटन बर्गर, मैं तो अपना बर्गर खा चुका हूँ, आई हैव ईटन बर्गर। अब मुझे पता है कि इस ईटन की जगह पे मैं एक और वर्ड लिख सकता हूँ, दैट इज टेकन, क्योंकि चाहे ईटन लिखो चाहे टेकन लिखो बात तो सेम ही है। तो आई हैव टेकन बर्गर। अब मुझे एक और चीज़ नहीं समझ आई कि यार अगर टेकन नहीं लिखना, कुछ बाकियों से अलग लिखते हैं, ईटन लिखो, टेकन लिखो या हैड लिख दो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई हैड बर्गर, आई हैव हैड बर्गर, आई हैव हैड बर्गर। ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो 2 वर्ब आनी थी हमारे पास, मेन वर्ब तो एक ही थी ना, तो ये होगी हमारी मेन वर्ब, ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो आप 2 बार ऐसा लिख सकते हो कि हैव हैड।
ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं दोनों बार हेल्पिंग वर्ब में हैव हैड लिख दूंगा, ये गलत हो जाएगा। मैं 2 बार मेन वर्ब में हैड हैड लिख दूंगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ देखो, ये तो था मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट। मान लो मैंने इसको बनाना है पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट यहां पे मुझे चाहिए V2, तो वो क्या बन गया, आई हैड। ये तो पास्ट किसका बना, हेल्पिंग वर्ब का। अब इस यहां पे तो V3 चाहिए, तो वो V3 क्या है, आई हैड बर्गर, मैं बर्गर खा चुका था, पास्ट की बात है, आई हैड बर्गर। 2 बार हैड आ गया, तो क्यों आया, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक हमारे पास मेन वर्ब है। समझाई बात। लेकिन एक नोटेबल चीज़ और है, देखो यहाँ पे हैव आ सकता है या हैड आ सकता है, यहाँ पे हमेशा हैड ही रहेगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं ऐसा करता हूँ सर यहाँ पे हैड लगा देता हूँ, यहाँ पे किसी तरीके से हैव आ सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हैव हैड हो सकता है, हैड हो सकता है, या यहाँ पे हम हैज़ भी लिख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ही आ जाता है, ही हैज़ हैड बर्गर, ठीक है। या फिर यहाँ पे आ गया दे हैव हैड बर्गर, आई हैड बर्गर। लेकिन क्योंकि जैसे हैज़ हैव हम स्टार्टिंग में लगाएंगे तो हमें पता ही है कि उसके बाद तो हमेशा V3 आनी है। यहाँ पे हमने हैज़ हैव लगा दिया तो इसके बाद तो V3 आनी है, तो वो हैज़ हैव नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या रहेगा, हैड। स्टार्टिंग में हैज़ भी आ सकता है, हैव आ सकता है, हैड आ सकता है, सेकंड टर्म पे हमेशा क्या रहता है, हमेशा हैड रहता है। बात समझ आई। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बहुत देर से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें भी एक अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ साथ। आप भी, उम्मीद है कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, मैं हर बार ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप क्या करो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो, हम उस कमेंट का भी रिप्लाई करेंगे आपको। क्योंकि देखो कई बार जरूरी नहीं कि आप जैसे ही हमारी वीडियो पढ़ती है तो आप तभी देख रहे हो, कई बार कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो बहुत देर बाद हमारी वीडियो को देखते हैं, तो उनको शायद लगता है अभी सर पता नहीं ये रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। हम रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक। जब भी जैसे भी आप पढ़ रहे हो, अगर पढ़ते हुए वीडियो देखते हुए भी आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप तभी से क्या किया करो, साथ ही साथ कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करिया करो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो चैनल वॉरियर जोन है उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।